नमस्कार दोस्तों। मैं विजय कुमार यादव अपने विश्वास आईएएस एकेडमी विद विजय सर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग के सामने फिर भारतीय संविधान का एक टॉपिक लेकर के आया हूं दोस्तों। इस टॉपिक में आज मैं बताने वाला हूं राज्य और राष्ट्र। क्या बताने वाला हूं दोस्तों? राज्य और राष्ट्र को क्लियर करने वाला हूं, जो कि कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए यह सबसे बड़ा सरदर्द बना रहता है। उनके लिए हाल मिल बना रहता है कि राष्ट्र क्या है और राज्य क्या है, यह उनको क्लियर नहीं हो पाता है। हकीकत में यदि देखा जाए तो यह भारतीय संविधान का, भारतीय राज्य व्यवस्था का एक ऐसा टॉपिक है जो रियली में इसको क्लियर कर समझना अति आवश्यक है। तो आज मैं अपनी सरल भाषा में और सरल क्लास में आपको समझाने चल रहा हूँ कि राज्य क्या है और राष्ट्र क्या है। तो राज्य में दोस्तों हम कहेंगे कि राज्य किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का एक शक्ति का प्रतीक होता है। क्या होता है? एक शक्ति का प्रतीक होता है। ये किसका होता है? शक्ति का प्रतीक होता है। जबकि राष्ट्र होता है, यह राष्ट्र क्या होता है? एकता का या एकीकरण की भावना का प्रतीक होता है। यह एकता का या एकीकरण की भावना का प्रतीक होता है। भावना का प्रतीक होता है। यह हम तो आसानी से कह दिए, लेकिन और इसे कैसे समझेंगे कि इसमें जो राष्ट्रीय एकता और एकीकरण की जो भावना होती है किन रूपों में होती है? तो हमारे देश में जो कहा जाता है मेरा गांव, मेरा देश, मेरा राष्ट्र, यह क्या है? यह एक भावना है। इसी रूपों में एक जात, एक धर्म, एक संस्कृति या एक समान जात, एक समान धर्म, एक समान संस्कृति के आधार पर जो भावनाएं होती है, ये भी किसका होती है? राष्ट्रीयता की भावना का प्रतीक होती है। तो इसमें हम कह लेंगे, इसको आसानी से बता लेंगे, मेरा गांव, मेरा देश, या फिर हम कह लेंगे मेरा गांव, मेरा देश, मेरा राष्ट्र, मेरा राष्ट्र इत्यादि जो बातें हैं, यह सब किसका रूप है? यह राष्ट्रीयता का रूप है। इसके साथ ही हम कहेंगे कि जो एकाकीकरण की जो भावना का रूप होता है, यह समान भावना, समान भावना, समान जाति, समान जाति, समान धर्म, समान संस्कृति यानी कि कल्चर के आधार पर विकसित हुआ है। के आधार पर विकसित हुआ है। के आधार पर विकसित हुआ है। तो इसके आधार पर जो विकसित हुआ है, इसमें यही कहा जा सकता है कि यहां पर कहीं भी शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि एकता का प्रतीक मिल रहा है। समान जात, समान धर्म, समान भावना, समान संस्कृति, समान इतिहास, समान भूगोल, समान कष्ट, समान दुख, समान दर्द, यहीं पर जोड़ लेते हैं। समान इतिहास, समान
भूगोल, समान, फर्स्ट, समान, सुख, समान, सुख इत्यादि के आधार पर, इत्यादि के आधार पर इसे देखा जा सकता है। तो इत्यादि के आधार पर जो देखा जा सकता है, इसमें यही कहा जा सकता है कि यह जो समानता का प्रतीक है, यह राष्ट्रीयता का भी प्रतीक है, और यहाँ कहीं भी इसमें कहीं शक्ति का प्रतीक नहीं है। जैसे इसी तरह से कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय भावना का रूप है, वह भक्ति के रूप में है, निष्ठा के रूप में है, या किस रूप में है? यह होता है राष्ट्रीयता का रूप, राष्ट्रीयता का जो रूप होता है, यह भक्ति किसमें होता है? भक्ति और निष्ठा के रूप में होता है। किसमें होता है? भक्ति और निष्ठा के रूप में होता है। यही भक्ति और निष्ठा के रूप में देशभक्ति, देश प्रेम, इसमें क्या जागृत होती है? इसमें जागृत होती है देशभक्ति और देश प्रेम जागृत होती है। क्या होता है इसमें? देश भक्ति और देश प्रेम जागृत होता है। इसी में देशभक्ति और देश प्रेम जागृत होता है। जहां तक हम बात करें, किसकी बात करें? राष्ट्रीयता के उदय की बात करें। राष्ट्रीयता की उदय या राष्ट्रीयता का उदय, राष्ट्रीयता का उदय की बात करें तो इस राष्ट्रीयता के उदय में दो कैरेक्टर हमारे सामने आते हैं। एक आते हैं डॉक्टर इकबाल। कौन आते हैं? डॉक्टर इकबाल आते हैं, और दूसरे आते हैं जिन्ना महोदय। दूसरे आते हैं जिन्ना महोदय। इन दोनों का, जो इकबाल और डॉक्टर जिन्ना का कहना था कि भारत में राष्ट्रीयता का उदय किस आधार पर हुआ है? धर्म के आधार पर हुआ है। यह बोलते हैं कि भारत में राष्ट्रीयता का उदय धर्म के आधार पर हुआ है। और इनका जो विचार था कि जो धर्म के आधार पर हुआ है, यह धर्म के आधार पर कैसे हुआ है? किन रूपों में हुआ है? धर्म के आधार पे कैसे हुआ है? यह मानते हैं, धर्म को क्या मानते थे? धारण के रूप में। धर्म को धारण के रूप में समझते थे। धारण, अब धारण किसका? अच्छाइयों का धारण, अच्छी चीजों का, अच्छे बातों का धारण करना और बुराइयों को त्यागना। इसे ये अच्छे बातों को धारण करते थे, सही को सही और गलत को गलत, मतलब सच्चाई को धारण, सच्चाई या अच्छाई का धारण, अच्छा बातों का धारण करने की बात कहते हैं। तो यहाँ पर ये इसी के आधार पर जो धर्म के आधार की जो बात करता है, तो यही से दो राष्ट्र का उदय होता है। यहाँ पर दो
राष्ट्र के उदय की बात चलती है। उदय की बात चलती है। अब दो राष्ट्र का उदय किसका किसका होता है, किन रूपों में होता है? एक होता है जो दो राष्ट्र का उदय का कॉन्सेप्ट आता है धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर जो दो राष्ट्र आते हैं, दो राष्ट्र आते हैं, यह एक आता है हिंदू राष्ट्र और दूसरा आता है मुस्लिम राष्ट्र। तो हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत आता है और मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाक यानी कि पाकिस्तान आता है। तो यह आगे चल करके यही हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट रहा, यह एक सरदर्द बन गया। तो खैर इसकी कहानी हम छोड़ते हैं यहीं पर। हम बात करेंगे जो हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र दो राष्ट्रों का सिद्धांत का उदय हुआ, सिद्धांतों का उदय हुआ, इसी आधार पर उन्होंने भारत का विभाजन की मांग किया। इसी आधार पर दो राष्ट्र सिद्धांतों के आधार पर भारत के विभाजन की बात की। भारत के विभाजन की बात होती है और इसी विभाजन के आधार पर इन दो राष्ट्रों का क्या होता है, कॉन्सेप्ट आ जाता है। गांधी जी का कहना था कि राष्ट्रीयता का विकास समान संस्कृति और समान कष्ट के आधार पर होना चाहिए। गांधी जी यहाँ पर गांधी जी का कहना था कि राष्ट्रीयता का विकास, राष्ट्रीयता का विकास यह जो होना चाहिए किन रूपों में होना चाहिए? इनका जो विचार था कि जो राष्ट्रीयता का विकास हो समान संस्कृति और समान कष्ट के आधार पर होना चाहिए। समान संस्कृति और समान कष्ट के आधार पर होना चाहिए, यह विचार था जो गांधी जी का था। कहीं न कहीं ये सही माना जाता है। अब समान संस्कृति और समान कष्ट के आधार पर होना चाहिए, तो गांधी जी ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया था, वह विभिन्न आंदोलनों में से सभी जातीय सभी धर्मों के लोगों को जोड़ करके चलाया, जिससे यह साबित कर दिया कि गांधी के नेतृत्व में चलाया गया स्वाधीनता आंदोलन रियली में राष्ट्रीय आंदोलन कहा जा सकता है। जो गांधी जी द्वारा स्वाधीनता आंदोलन चलाया गया था अंग्रेजों के खिलाफ, ये जो गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ, गांधी जी अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन चलाए थे, उस आंदोलन में कौन कौन से लोग थे? यह समान रूप में इसमें हिंदू, मुस्लिम, अमीर, गरीब, फकीर इत्यादि सभी लोग थे। यानी कि इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखाई देता है। इसमें सभी धर्मों के सभी वर्गों के लोग थे। इसीलिए गांधी जी द्वारा चलाया गया जो आंदोलन था, यह वाकई में राष्ट्रीय आंदोलन कहलाता है।
क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आंदोलन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर कोई भेदभाव या वैमनस्यता नहीं दिखाई दे रही है। शायद यही कारण है कि जो गांधी जी के धुर विरोधी हुआ करते थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी के धुर विरोधी गांधी जी के धुर विरोधी जो माने जाते थे, कौन माने जाते थे? ये नेताजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस महोदय, यह गांधी जी के धुर विरोधी माने जाते थे। और गांधी जी के नेतृत्व में जो चलाया गया राष्ट्रीय आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन था, इसी आधार पर सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। तो नेताजी ने क्या कहा था गांधी जी को? राष्ट्र पिता कहा था। इसी गुणों के आधार पर उन्होंने गांधी जी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था। अब सवाल आता है कि एक राज्य और एक राष्ट्र के समर्थकों का कहना है कि राज्य और राष्ट्र की सीमा समान होनी चाहिए, नहीं तो राज्य कमजोर हो जाएगा। बिल्कुल सही है। राज्य निर्माण का अर्थ शक्ति का ऐसा केंद्र विकसित करना होता है जिसकी इजाजत के बगैर देश के सीमा के भीतर कोई परिंदा पर भी ना मार सके। यदि ऐसी प्रक्रिया है तो उसे हम क्या कहते हैं? ये राष्ट्र निर्माण कहते हैं। और ये इसमें राष्ट्र की निष्ठा के साथ, उसके एकता के साथ एक ऐसा रूप विकसित किया जाए, होना चाहिए जिसमें हर जात, हर संप्रदाय, हर भाषा के लोग स्वच्छता पूर्वक रहें और स्वतंत्रता पूर्वक रहें। भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया बड़ी दुखद है कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अब तक नहीं हो पाई है। भारत में अभी तक राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है ये अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन जहां राज्य निर्माण के प्रक्रिया की बात है तो यह पूर्ण रूप से यह शक्ति का केंद्र है जो कि हो चुका है। जैसे इसको देख लेते हैं। ये जैसे मान लीजिए कि ये भारत है, ये भारत है, अब यहां पर जो ये भारत है, दोस्तों ये सही नहीं बन पा रहा है, लेकिन चलिए भावना समझना चाहिए, भावना ही प्रधान होता है। ये क्या हो गया? ये भारत हो गया। अब इस भारत के सीमा में भारत के इजाजत के बगैर कोई भी राष्ट्र इसमें पर नहीं मार सकता है, कोई भी शक्ति इसमें पर नहीं मार सकती है। यदि ऐसा रूप है जैसे वो पाकिस्तान हो, उसको भी आना है तो भारत से इजाज़त ले, चीन है उसको भी आना है तो भारत से इजाज़त ले, श्रीलंका है उसको भी आना है तो भारत से इजाज़त ले, बांग्लादेश से तो ये भी आए तो भारत से इजाज़त ले। यदि ऐसी प्रक्रिया मानी जा रही है, होती है, तो कहा जाएगा कि भारत क्या है? राज्य निर्माण हो चुका है, यानी कि शक्ति का प्रतीक है। यह किसका प्रतीक है?
किसका प्रतीक है? शक्ति का प्रतीक है। यदि ऐसी प्रक्रिया है कि भारत में पाकिस्तान, चीन, नेपाल, विश्व के कोई भी देश हैं, बगैर इसके इजाज़त के यदि एंट्री नहीं कर पाते हैं तो यह शक्ति का प्रतीक माना जाता है। और भारत में समान जात, समान धर्म, समान मजहब, समान लोग के आधार पर इसका विकास हुआ है और समान संप्रदाय के आधार पर, समान सौहार्द के आधार पर इसका विकास हुआ है। तो इसमें कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं भारत में राष्ट्रीयता की भावना का ये प्रतीक है और अब भारत राष्ट्र बन रहा है। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है कि भारत आज राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से बहुत दूर नजर आ रहा है, क्योंकि वह चाहे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो, चाहे पूर्वोत्तर का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्रों में दोस्तों अलगाववाद की नदियाँ चल रही हैं। यहाँ पर लोग भारत को अपना राष्ट्र समझने को तैयार नहीं है और कहीं ना तो कहीं उनके अंदर कुछ भारत सरकार से कुछ विसंगतियां हैं, जिस आधार पर वह भारत को अपना राष्ट्र मानने से इनकार कर रहे हैं और एक नए राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए अब हमको यह समझना होगा कि यह किस रूप से चुप रहे या भारत के राष्ट्र निर्माण में सहयोग करें। तो इसके लिए कहीं ना तो कहीं हमको अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा, जिसको हम पुराने आधार पर दे सकते हैं कि भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया राज्य निर्माण से पहले शुरू हो गई थी। जैसे 15 अगस्त 1947 को ही हमारा राज्य बन गया, लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय हमको एक शक्ति का प्रतीक मिला। क्या मिली? हमको एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से आगे बढ़ करके एक शक्ति मिला, जिससे हम राज्य निर्माण कहते हैं। और वह शक्ति किस रूपों में था, इसको अभी हम आगे बताते हैं। आज हमारा भारत मुकम्मल राष्ट्र नहीं हो पाया है, तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या है कि आज भारत में राष्ट्रीयता की भावना का क्या पाया जा रहा है? अभाव पा रहा है। यही कारण है शायद कि कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत के लोग राष्ट्रीयता की मुख्य धारा में अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं और शायद अपनी अलग पहचान को लेकर के अलगाववादी आंदोलन चला रहे हैं और दिन पर दिन इनका अलगाववादी आंदोलन ये सक्रिय होता जा रहा है। अतः अब पूर्वोत्तर और कश्मीर की समस्या का निराकरण करने के लिए, यदि इसका निराकरण करना है, तो हमको कहीं तो कहीं अपने लोगों और सामाजिक एकता और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शक्ति का प्रतीक लेकर के चलना होगा और भारत सरकार को दंड और प्रोत्साहनात्मक दोनों नीतियां अपनानी चाहिए। यदि भारत सरकार इनकी बातों को सुने और एक पैनल पर बुला करके इनसे बात करे और ये बात मानने को तैयार हैं, तब उसको पुरस्कार दे करके, बहला फुसला करके उनको अपने मुख्य धारा में जोड़ा जाए। और फिर भी यदि ये जुड़ने को तैयार नहीं है तो दंड दे करके इनको लाठी के बल पर, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और लाठी के बल पर इनको एक धारा में जोड़ा था, आज वही भारत सरकार को फिर से करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि राष्ट्र के साथ गद्दारी हो, कतई किसी भी देश के साथ गद्दारी नहीं होनी चाहिए। जिस देश में राष्ट्रीय भावना का प्रतीक होता है वह देश सबल और प्रबल माना जाता है, और जहाँ पर राष्ट्रीय भावना का प्रतीक एकात्मक रूपों में नहीं होता है, वह देश कहीं न कहीं ढुलमुल नीतियों के आधार पर चलता है। तो इससे बचने के लिए और इससे बनने के लिए, इसे बनाने के लिए भारत सरकार को नहीं, किसी भी सरकार को दंड और प्रोत्साहनात्मक नीतियाँ अपनानी चाहिए और इस नीतियों के साथ कभी भी कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। यदि कोई शरारती तत्व है तो शरारती तत्वों को दंडित करना चाहिए। पहले तो उसको पुरस्कार की नीतियों के आधार पर लुभावन दे करके उसको जोड़ना चाहिए, और फिर भी यदि नहीं मानता है तो उसे दंड की नीतियों के आधार पर, उसे एक टोलेंट नीति के आधार पर उसे दंडित करके और उसे कहीं न कहीं उसे अपने बस में करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो रहा, राज्य और राष्ट्र निर्माण की जो वीडियो रहा है, मुझे पसंद आया, मुझे लगा कि आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिएगा। यदि कुछ गलती हो तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ और कहता हूँ जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट।